पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त विकास चर्चा प्रभारी एडवोकेट मुकेश शर्मा ने सराहा में बैठक कर सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में 200 से अधिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुकेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों और जनहित में लिए गए फैसलों की जानकारी घर घर तक पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण विकास, पर्यटन, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार आय के नए स्रोत बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार पिछले 3 वर्षों में सरकार ने अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपए जुटाए हैं। शराब ठेकों की नीलामी से 5,408 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वाइल्ड फ्लावर हॉल से करीब 401 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हुआ। मुकेश शर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विपक्ष के आरोपों का जवाब तथ्यों के आधार पर देने और विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, दयाल प्यारी, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के सराहा में मैं यहाँ पर सम्मानित मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और क्षमा भी चाहता हूँ कि थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ा क्योंकि बैठक थोड़ी लंबी चल पड़ी थी। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ बहुत ही यहाँ पर दिग्गज नेता है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही आदर के योग्य गंगूराम मुसाफिर जी, हमारे यहाँ से प्रत्याशी रही हमारी बहन दयाल प्यारी जी, ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, मेरे साथ सोलन से आए बहुत ही सीनियर नेता है और हमारे अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के जिला शिव कुमार जी। आज का मुख्य मुद्दा ये रहा है कि सरकार ने और संगठन ने एक सेतु के रूप में विकास चर्चा प्रभारी के दायित्व दिया है, तो पच्छाद के दायित्व जो है मुझे दिया। इस तरह से 21 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और भी इस तरह के प्रभारी लगाए हैं जो कि सरकार और संगठन के बीच में एक पुल की तरह काम करेंगे, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को संगठन और सरकार तक पहुंचाएंगे, किस तरह के कार्य जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में होने हैं और प्रदेश सरकार क्या विकास कार्य कर रही है उसकी जानकारी जो है बूथ स्तर तक लोगों को पहुंचानी है। तो ये मेरी जो है यहाँ पर तीसरी बैठक है। इससे पहले राजगढ़ में भी काफ़ी बड़ी हमने बैठक की थी, उसके बाद 15 जनवरी को सरहान में हमने एक बैठक की थी, उस दिन बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि पंचायत के चुनाव थे, तो पंचायत चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के आदेश है कि आपको हर महीने जो है इस तरह की मीटिंग्स बूथ स्तर तक जाकर करनी है। तो अब हर महीने जो है इस तरह की जो है गतिविधियां हम करते रहेंगे, उसकी जानकारी मैंने माननीय अध्यक्ष को दी है। हमारी सरकार जब 2022 में आई थी तो व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर आई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि एक खुद गरीब परिवार से निकले हैं, एचआरटीसी में जो उनके पापा ड्राइवर थे, एक बहुत ही गरीब परिवार, आम परिवार से एक ऐसा मुख्यमंत्री निकला जिनका जीवन शुरू से लेकर संघर्ष से रहा है। 10वीं कक्षा के बाद से उन्होंने पार्ट टाइम जॉब की, चाहे वो अपने कॉलेज टाइम में थे तब भी उन्होंने दूध बेचकर, अखबार बेचकर इस तरह के सारे काम किए और साथ में अपने परिवार के लिए और राजनीति में, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपको थोड़े पैसे भी चाहिए होते हैं राजनीति करने के लिए, तो वो स्ट्रगल किया। बहुत लंबे समय तक NSY के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, फिर 2012 से 18 तक जो है वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे काफ़ी लंबे समय तक, 2 बार पार्षद रहे हैं शिमला से। तो जो आदमी एक गरीबी से निकला हो, जो एक आम आदमी का दुख जानता हो, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया, उस व्यवस्था परिवर्तन के नाते अगर आप देखते हैं बीते 3 सालों में, सबसे पहले तो हम बात करें क्योंकि अब तो सभी लोगों को पता है कि शपथ लेने के बाद सभी लोग जो है सचिवालय जाया करते थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया, उसे टूटे कंटी आश्रम गए। आज हिंदुस्तान में कहीं कानून नहीं है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हमारे बच्चों को बनाया। भगवान ना करे किसी के परिवार में ऐसा हो कि किसी के माँ ना रहे, किसी के बाप ना रहे। आज वो 6000 बच्चे बड़े फक्र से कहते हैं कि सरकार ही हमारी माता है, सरकार ही हमारे पिता है, और उन्हें हर तरह की वो सुविधाएं जो एक आम परिवार के लोगों को मिलती है, चाहे घूमने फिरने की हो, पॉकेट मनी हो, 4000 रुपये मंथली हो, वो उनको मिल रहा है। इस तरह से हमने 10 गारंटीज दी थी, 7 गारंटीज हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। मुझे बताना नहीं है कि अब तो ये, क्योंकि अब हम इससे आगे की बात करेंगे। हमने OPS की बात की थी, तो पहली कैबिनेट में हमने OPS 1,37,000 कर्मचारियों को दी। बीजेपी के माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि हम इसको रिव्यू करेंगे, जब अगर हमारी सरकार आती है तो पहली कैबिनेट में हम इसको रिव्यू करेंगे। तो हमारी जो कांग्रेस की सरकार है वो एम्प्लॉयमेंट की हितैषी सरकार रही है, तभी राजस्थान में इनकी सरकार आई, इन्होंने OPS वहाँ पर बंद कर दी।
तो ओपीएस देने वाली हमारी सरकार रही है। व्यवस्था परिवर्तन के नारे के नाते अगर किसी सरकार को मापने के कुछ एक मापदंड होते हैं, सबसे पहला मापदंड है कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से हो रही है। तो आप देखें कि हमारी टेस्ला मशीन्स, रोबोटिक सर्जरी, इस तरह की मशीन्स जो है हमारे प्रदेश में इंस्टॉल हो रही है। 3000 करोड़ का बजट उसके लिए रखा गया है और वो मशीन्स जो है चाहे वो शिमला IGMC हो, टांडा, वहाँ पर जो है इंस्टॉल हो चुकी है। हमारी भर्तियाँ जो है स्टाफ नर्सेज या डॉक्टर है उनकी निकल रही है। दूसरा होता है कि आपकी शिक्षा में आप कहाँ हैं। शिक्षा में जहाँ पर हमारा प्रदेश 21वें स्थान पे था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जब अभी आया तो 21वें से हम 5वें स्थान पे आए। हमने कहा था कि हम जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें हमेशा हीन भावना रहती है कि हम जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उस तरह की इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो हमारी सरकार ने पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम जो है उसको किया है, तो उससे जो है हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम CBSE स्कूलों में अपने स्कूल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी पहल है। जहाँ तक हम बात करें कि पिछली सरकार ने क्या कर्जा छोड़ा, वो भी सभी को पता है। फिर क्या होता है कि जब डबल इंजन की सरकार यहाँ पर थी, मान लो 2017 से 22 तक बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, तो उस समय कुल मिलाकर अगर इसका हम आंकलन करें 70,000 करोड़ रुपए के अलग अलग मदों से इनको जो है इनकम आई है। अगर मैं उसमें बात करना चाहूँगा RDG के अनुसार जो है, अगर हम अपनी बात करते हैं, बीजेपी के शासन में 54,206 करोड़ रुपए इनको RDG मिली थी और साथ ही 16,000 करोड़ रुपए जो GST कंपनसेशन सेस मिला था। जब GST लगा था उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए 2017 से 2022 तक 5 साल के लिए ये कंपनसेशन सेस मिल रहा था। तो 2022 में ये भी बंद हो गया, तो ये भी 16,000 करोड़ मिला है। और साथ में अगर हम अपनी बात करें, हमें सिर्फ 17,563 करोड़ रुपये मिला है, वो भी तब जब इस प्रदेश ने सदी की 2 बड़ी बड़ी आपदाएं झेली हैं। हमें अपने बजट में कटौती करनी पड़ी। 2023 में जब आपदा आई तो 4500 करोड़ रुपए का बजट माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के लोगों के रिस्टोरेशन के लिए, घरों के लिए किया। जहां तक 1,30,000 रुपए का बजट घर टूटने को हुआ करता था, उसे 8 लाख तक पहुंचा दिया। ये एक सोच है संवेदनशील सरकार की, जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन आया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो प्रदेश बना था, हमारे प्रदेश चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स रही हो, क्योंकि यहाँ पर आय के बड़े लिमिटेड सोर्सेज रहते हैं। हमारे लिमिटेड सोर्सेज होने के बावजूद 1952 से जो है हमें RDG मिला करती थी। 10,000 करोड़ का एनुअल हमें नुकसान हो रहा है। अगर मैं RDG की बात करूं, जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन था, उसके तहत 2021 से 2026 के बीच में 90,760 करोड़ रुपए का खर्चा था। मतलब हमारी टोटल आय थी कि इतनी इनकम इन 5 सालों में इस स्टेट को आनी है, और साथ में जो हमारा खर्चा था वो 1,70,980 करोड़ रुपए का था। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए, क्योंकि राज्य सरकार का जो हमारा टैक्स डेवल्यूशन होता है उसमें हमारा अधिकार रहता है, तो 35,000 करोड़ रुपए का जो है टैक्स डेवल्यूशन के थ्रू हमें पैसा मिला। साथ ही जो मैंने कहा 37,199 करोड़ रुपए हमें जो है RDG के रूप में मिला, और 9,714 करोड़ रुपए अलग अलग टाइट फंड और अनटाइट फंड के रूप में मिला। तो ये पूरी जो हमारा टैली इसका हो गया कि 90,000 करोड़ की कहाँ इस प्रदेश का हमारी इनकम है, और इन 5 सालों में 1,70,000 का खर्चा होना है। वही बात अभी हम इस बजट की बात करते हैं। जब हमने बजट पेश किया, इनकम के सोर्सेज तो आपके लिमिटेड है, अब हमें साथ क्या देना है। केंद्र से हमें मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि RDG बंद हो गई है। 10,000 करोड़ का एनुअल जो है आपको घाटा इसमें होना ही होना है। अगर हम इन्हें अगले 5 सालों में बात करें तो कम से कम 50,000 करोड़ रुपए जो इस प्रदेश का हक था, जो हमें मिलना चाहिए था, वो केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। अब हमें लीडरशिप चाहिए, जो लीडरशिप माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाई है, क्योंकि ये एक अड़िग रहने वाले नेता रहे हैं। क्योंकि इनका विजन है, खुद एडवोकेट है, MA इन्होंने की है, पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को ये बड़ी गहराई से सोचते हैं। तभी ये कांड रहा है कि मान लीजिए पिछले सरकारों के समय जो हमारे शराब के ठेके होते थे वो रिन्यू होते थे। अभी अगर हम बात करें, हमारी सरकार ने 26,683 करोड़ रुपए इन 3.5 सालों में एक्स्ट्रा अर्जित किए हैं, जो कि पिछले साल में हम पिछली सरकार के समय की बात करें उससे 3,800 करोड़ रुपए ज़्यादा है। वो इनकम कहाँ से बढ़ी, उससे आय आई है। साथ ही अगर हम बात करें, जो किशाऊ जल योजना थी 600 करोड़ रुपए इससे हमें आए हैं। करछम वांगतू प्रोजेक्ट, इसे भी उन्होंने खुद लड़ा। हमारी रॉयल्टी सिर्फ 12% मिलती थी। पानी हमारा, संसाधन हमारे, उस रॉयल्टी को भी बढ़ाया, वो 18% के 150 करोड़ रुपए की इनकम उससे आई है। मतलब हमें अपनी इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। जब हम अपनी इनकम जनरेट करेंगे तो ही हम इस प्रदेश को सेल्फ सस्टेनेबल बना पाएंगे। शानन प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, 200 करोड़ रुपए उससे आएंगे। वाइल्ड फ्लावर जो हमारा होटल है उसका केस लड़ा,
बहुत, और वकीलों के हमेशा संपर्क में रहे। 401 करोड़ रुपए उससे अर्जित हुए और साथ में 20 करोड़ रुपए आपको हर साल उससे मिलेगा। BBMB जो हमारा भाखड़ा वाला है, 4200 करोड़ रुपए हम जीते हुए हैं, उसे भी वो प्रमुखता से उठा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये पैसा भी जो है हमारी झोली में आएगा। NPS के 9000 करोड़ से ज़्यादा पड़े हुए हैं, वो भी हमें नहीं मिल रहे हैं, लड़ाई जारी है, पक्का मिलेगा। भ्रष्टाचार पे नकेल कसी, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो हमारे खनिज होते हैं, इसमें हमारी सरकार ने 70% की ज़्यादा वृद्धि की है। जहाँ पर 200 करोड़ रुपए इससे आया करती थी, आज 340 करोड़ रुपए की आय हमारी सरकार ने लगाम कसी है, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं, उससे हमारी इनकम आई है। अब हमें अपने किसानों को, अपने गांव के लोगों को मजबूत करना है। कृषि प्रधान हमारा, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसमें कोई शक नहीं है। हमारी जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो गांव में बसती है। गांव के लोगों को जब तक हम ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक हमारा देश, हमारा प्रदेश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तभी हमें अपने किसानों को सब्सिडी नहीं देनी है, उन्हें हमें प्रोड्यूसर बनाना है, वो चीज़ प्रोड्यूस करे, आत्मनिर्भर बने, वो किसी पे आश्रित ना रहे कि हमें कोई सब्सिडी सरकार दे रही है, उन्हें हम पैसा ज़्यादा दें। तभी हमारी सरकार ने, जो हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, कृषि में अभी तक 2,22,000 से ज़्यादा परिवार जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो नेचुरल फार्मिंग के तहत अपने को इनकम बढ़ाएंगे। उस तरह से इसकी एनरोलमेंट बढ़ती जा रही है। अगर हम दूध की बात करें, विभिन्न समय में पिछले 2-3 सालों में बढ़े हैं। आज गाय का दूध 61 रुपये लिया जा रहा है, भैंस का दूध 71 रुपये लिया जा रहा है, अदरक में 30 रुपये किलो उसे खरीदा जा रहा है, हल्दी में कहीं पर भी ये रेट नहीं है, 150 रुपये किलो हल्दी, और हल्दी में तो उसको तो कोई जानवर भी नहीं खाते, जमीन के नीचे उगती है। तो इस तरह का मैं लोगों से भी आग्रह करूँगा, गाँव के लोगों से, है ना। अदरक की मैं बात करूँ, जो 80 रुपये, मक्की 50 रुपये, गेहूँ 80 रुपये, तो इस तरह का समर्थन मूल्य हमारे गांव के लोगों को दिया है। हमारी माताएं बहनें आज की तारीख में, जो पहले एक गाय पालती थी, आज वो 2 गाय पाल रही है, 3 पाल रही है। हमारे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लग रहे हैं। तो ये सारी जो पहल है वो हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। हमारी डिजिटल हम बात करें, आज की तारीख में सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल्स पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करते हैं। तो हमारी कम से कम 449 ऐसी सेवाएं हैं जो हिम सेवा पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे जो है आज की तारीख में एक्सेस कर सकता है। बहुत आसान है, आप हिम सेवा पोर्टल पे जाओ, आपको चाहे रेवेन्यू से रिलेटेड कोई काम हो, जन्म प्रमाण पत्र से कोई रिलेटेड काम हो, आप वहीं पर घर बैठे उस काम को कर सकते हैं। तो अच्छी बात है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा कष्ट ना दें। एजुकेशन में मैंने बताया कि हम जो है नेशनल उसमें 21 से 5वें स्थान पर आ गए हैं। GST का सबसे बड़ा नुकसान इस प्रदेश को हुआ है, तो GST से हुआ है। कहाँ पर वैट में 13 से 14% जो है हमारी परसेंटेज थी इनकम की, वो घट के 7% रह गई है। इवन सिर्फ मैं सोलन जिले की अगर बात करता हूँ, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर 3500 करोड़ रुपए आया करता था वैट के रूप में, आज वो 150 से 200 करोड़ रुपए रह गया है। क्योंकि जो हमारा GST भी होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिस जगह पे वो गुड्स कंज्यूम होगी वहाँ पर वो टैक्स मिलेगा। तो हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रीज तो बहुत ज़्यादा है, पर इसका टैक्स दूसरी स्टेट्स को जा रहा है जहाँ पर वो कंज्यूम हो रहा है। तो हमें अपनी रेवेन्यू बढ़ाना है, भ्रष्टाचार पे नकेल कसनी है, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ा काम यही होता है कि आज हम पौधा लगाते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री ने पौधा लगाया है 2-3 साल, इसमें फल आने में 2-4-5 साल लगेंगे। और इनके कुशल नेतृत्व में मैं बड़े फ़ख्र से बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से अभी जैन जी का प्रकरण हुआ है, बहुत से जो हमारे युवा साथी है, बेरोजगार हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे प्रदेशों में हो, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे प्रदेश में सबसे पहले जब हमारी सरकार बनी, हमीरपुर चयन आयोग को हमने खंडित किया, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया है जो पेपर लीक जैसे मामले में संलिप्त थे। पुलिस के पेपर लीक होते थे, उसको सबको उन्होंने अंदर किया। तो आज हिमाचल में पेपर लीक जैसी समस्या नहीं है, जो देश में अन्य राज्यों में है और केंद्र के सामने है। तो एजुकेशन को, हमारे युवाओं को हमें जो है, ये हमारी शक्ति है जो हमारे युवा है, हमें इनको आगे बढ़ाना है। तभी बढ़ाना है जब हम इनको रोजगार दे पाएंगे, इनके पेपर लीक ना हो। तो ये सभी चीज़ें करके माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि 2032 तक ये प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, प्रदेश में देश में सबसे उन्नत नंबर पर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री की जनहितैषी नीतियों का सभी लोग समर्थन करें, इनका साथ दें, और जिस विचारधारा से ये कार्य कर रहे हैं इससे हम आगे चलें। मैं पछाद की बात करना चाहता हूं कि 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जनसभा की थी। पछाद में भी 35 से 40 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने जो है उस दिन उसके शिलान्यास किए थे, उद्घाटन किए थे। अभी भी 45 से 50 करोड़ की योजनाएं चल रही है, जिसका भी जल्द उद्घाटन किया जाएगा। तो
हमें जो है अपनी सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। यहाँ पछाद में सभी लोग, आज हमारी बड़ी अच्छी यहाँ पर मीटिंग हुई है, 200 से ज़्यादा लोग थे, उन्होंने सभी ने अपने विचार साझा किए। और चाहे गंगूराम मुसाफिर जी हो, यहाँ बड़े तजुर्बेकार नेता हैं, दयाल प्यारी जी हैं, और सभी लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी बन गए हैं। तो सभी लोग जो है मिलजुल कर कार्य करेंगे। 2027 में मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि 2027 में पछाद की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और हिमाचल में जो सरकार माननीय सुक्खू जी के नेतृत्व में दोबारा रिपीट करेगी, और हम मेजोरिटी के साथ जो है सरकार बनाएंगे। थैंक यू सो मच।